हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक पार्ट 3 में आते हैं। आज हम आर्टिकल 12 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। स्टेट की डेफिनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? स्टेट की डेफिनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो स्टेट के अगेंस्ट ही अवेलेबल होते हैं। ये राइट्स किसी पर्सन या कॉरपोरेशन जो कि स्टेट नहीं है उसके अगेंस्ट हमें ये अधिकार प्राप्त नहीं होते, इसलिए स्टेट की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टेट की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। डेफिनेशन इन दिस पार्ट: unless the context otherwise requires, the state includes the government and parliament of India and the government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India। तो इस सिंपल डेफिनेशन को हम सिंपल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, which means the executive and legislature of the union. Second is government and legislature of each of the states, which means the executive and legislation of states. Third is all local authorities. All local authorities, local authorities को जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के सेक्शन 3 सबसेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग म्युनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स जैसी बॉडीज स्टेट कहलाती हैं। एंड द फोर्थ पार्ट इज अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट अदर अथॉरिटीज को ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है और ना ही किसी और स्टैट्यूट में अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशन दी गई है। इसलिए इसे समझने के लिए हम जुडिशियल अप्रोच को देखेंगे कि कोर्ट ने इसे कैसे इंटरप्रेट किया है। सबसे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने अदर अथॉरिटीज को इंटरप्रेट किया और कहा कि इसमें इजेस्डम जनरस रूल को अप्लाई किया जाना चाहिए। इजेस्डम जनरस मीन्स ऑफ द सेम काइंड और नेचर, मतलब जब कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद कोई जनरल वर्ड यूज किया गया है अगर, तो उस जनरल वर्ड को भी स्पेसिफिक वर्ड की तरह इंटरप्रेट किया जाना, इसी को कहते हैं इजेस्डम जनरस। वो सभी वर्ड्स जो हैं वो सेम क्लास और सेम कैटेगरी के होने चाहिए। तो मद्रास हाई कोर्ट ये कहता है कि क्योंकि स्टेट की डेफिनेशन में पहले गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर को रखा गया है, तो अदर अथॉरिटीज में भी उन्हीं अथॉरिटीज को स्टेट माना जाएगा जो गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शन एक्सरसाइज करती हैं। और क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई सॉवरेन फंक्शन एक्सरसाइज नहीं करती, इसीलिए ये स्टेट नहीं है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को स्टेट नहीं माना था, आर्टिकल 12 के अंदर अदर अथॉरिटीज नहीं माना था। बट सुप्रीम कोर्ट ने उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कहा कि अदर अथॉरिटीज को इंटरप्रेट करने के लिए इजेस्डम जनरस रूल अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन वर्ड्स का कोई कॉमन जीनस नहीं है और स्टेट को इतना लिमिटेड सेंस में इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। अदर अथॉरिटीज को और अच्छे से समझने के लिए हम एक और केस देखते हैं, रमन्ना दयाराम सेठी वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बेसिकली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉरपोरेशन के फंक्शन सॉवरेन या गवर्नमेंटल होना जरूरी नहीं है, बल्कि ये देखना चाहिए कि क्या वो कॉरपोरेशन गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी या एजेंसी है या नहीं, वेदर इट इज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। और ये चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पैरामीटर्स भी बताए थे, ये चेक करने के लिए कि कोई कॉरपोरेशन, कोई कंपनी गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी है या नहीं है। वो टेस्ट क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्या है, शेयर कैपिटल। इफ द इंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कॉरपोरेशन इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, इट वुड गो अ long way towards indicating that the corporation is an instrumentality or agency of the government। अगर
पूरा शेयर कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट के पास है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो वो कॉरपोरेशन है वो गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, गवर्नमेंट एजेंसी है। सेकेंड फैक्टर क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंट, वेयर द फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ द state is so much as to meet almost entire expenditure of the corporation, it would afford some indication of the corporation being impregnated with governmental character। अगर जो कॉरपोरेशन को फाइनेंशियल असिस्टेंट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो सारा गवर्नमेंट से मिलता है, तो फिर ये भी इस तरफ इशारा करता है कि वो एक गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटेलिटी है। थर्ड फैक्टर, मोनोपोली। It may also be a relevant factor whether the corporation enjoys monopoly status, which is the state conferred or state protected। अगर कॉरपोरेशन का जो मोनोपोली स्टेटस है वो स्टेट के द्वारा उसे दिया गया है, स्टेट कन्फर्ड है और स्टेट प्रोटेक्टेड है, स्टेट प्रोटेक्ट करता है उसको, तो ये भी इस तरफ इशारा करता है, एक रेलेवेंट फैक्टर है ये देखने के लिए कि ये गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटेलिटी है या नहीं। Fourth factor is deep and pervasive control. Existence of deep and pervasive state control may afford an indication that the corporation is a state agency or instrumentality। अगर स्टेट का जो कॉरपोरेशन के ऊपर डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है, एक गहरा कंट्रोल है, वो स्टेट के उस कॉरपोरेशन के फंक्शन को कंट्रोल करती है, तो फिर ये एक इंडिकेशन है कि जो कॉरपोरेशन है वो एक गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, गवर्नमेंट एजेंसी है। फिफ्थ फैक्टर इज फंक्शंस ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। इफ द फंक्शंस ऑफ द कॉरपोरेशन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंटल फंक्शंस, इट वुड बी अ रेलेवेंट फैक्टर इन क्लासिफाइंग द कॉरपोरेशन एज एन इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। हमारा स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है जो पब्लिक के लिए काम करता है, तो अगर कोई कॉरपोरेशन इस तरह के काम करती है, इस तरह के फंक्शंस करती है जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के हैं, तो ये भी एक रेलेवेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने के लिए कि वो कॉरपोरेशन एक गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी है या नहीं। सिक्स्थ फैक्टर इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ट्रांसफर टू कॉरपोरेशन। Specifically, if a department of government is transferred to a corporation, it would be a strong factor supportive of this inference of the corporation being an instrumentality or agency of the government। अगर कोई ऐसा फंक्शन है, ऐसा डिपार्टमेंट है जो पहले गवर्नमेंट के अंडर था, जो पहले गवर्नमेंट काम करती थी, लेकिन अब उसी को किसी स्टैट्यूट के अंदर किसी कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, अब वो कॉरपोरेशन उस काम को करती है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है ये मानने के लिए कि जो कॉरपोरेशन है वो एक स्टेट एजेंसी है, एक गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटेलिटी है। तो कोर्ट कहता है कि इन सारे फैक्टर्स को देखना चाहिए ये देखने के लिए कि कोई अथॉरिटी अदर अथॉरिटी है या नहीं अंडर आर्टिकल 12। और इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी फॉर्मुलेट की गई थी एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट के अंडर, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस अथॉरिटी पर बहुत सारी पावर्स परफॉर्म करती थी, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑल्सो, एंड द इंटायर कैपिटल अमाउंट वाज इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। Therefore, it was held that the airport authority is an instrumentality or agency of the government and therefore the state within the meaning of the Article 12। यानी कोर्ट ने कहा कि ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो आर्टिकल 12 के अंदर एक स्टेट है। नेक्स्ट केस है अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। This case involved a society registered under the Jammu and Kashmir Registration of Societies Act running the Regional Engineering College at Srinagar, sponsored by the Government of India। इसमें कॉलेज ये कहता है कि वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत एक स्टेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस कोर्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी वाली जो गाइडलाइंस थी उन्हीं को एज ए टेस्ट लेट डाउन कर देते हैं to check whether a corporation is an instrumentality or agency of the government or not। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सिर्फ स्टैट्यूट द्वारा बनाई गई कॉरपोरेशन ही गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटेलिटी नहीं है, बल्कि रजिस्टर्ड कंपनी और सोसाइटीज भी गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी हो सकती हैं, और इसे
रेलेवेंट फैक्टर के थ्रू चेक किया जा सकता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो कॉरपोरेशन क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट है सिर्फ वही गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटैलिटी कहलाएंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। चाहे वो कॉरपोरेशन क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट हो और क्रिएटेड अंडर स्टैट्यूट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको रेलेवेंट फैक्टर्स के थ्रू हम चेक करेंगे कि वो गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी है या नहीं है। इस केस में कॉलेज को गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी माना गया बिकॉज ऑफ द ओवरऑल फंक्शंस ऑफ द सोसाइटी, composition and representation of the central government. The money was also provided by the central government. सोसाइटी के रूल्स को फ्रेम करने से पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि इट इज स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाली गाइडलाइंस थी, जो पैरामीटर्स थे चेक करने के लिए कि कोई कॉरपोरेशन, कोई कंपनी, सोसाइटी गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी या एजेंसी है या नहीं, उसी को एज ए टेस्ट लेट डाउन कर दिया था। अजय हसिया के केस में सेम फैक्टर्स को एज ए टेस्ट लेट डाउन कर दिया था कि ये टेस्ट है, इनसे आप चेक कर सकते हैं कि कोई कॉरपोरेशन, कंपनी गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटैलिटी है या नहीं है, गवर्नमेंट एजेंसी है या नहीं है। अब इसी टेस्ट के जरिए ये चेक किया जाता है कि कोई कॉरपोरेशन, कंपनी या सोसाइटी स्टेट है या नहीं। So this was all about Article 12. I hope it is clear to you. Thank you.